everyone, my name is Bhavna Chauhan. In the previous video, we have discussed life processes. What are the type of life processes? Nutrition. Plant nutrition we have discussed. Two type of plant nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Today we have discussed in brief what is photosynthesis. Photosynthesis. This word is made up of two words actually, photo and synthesis. What is the meaning of photo? Light. Synthesis, formation of something. और हम ये भी कह सकते हैं किसी चीज को बनाना, कंबाइन करना और कंबाइन करके कोई नई चीज बनाना, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और फॉर्म और सिंथेसिस समथिंग. सो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी प्लांट के एक्सपेरिमेंट है वो हम करेंगे. फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली जो एलिमेंट रिक्वायरमेंट है, जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, उनके एक्सपेरिमेंट आज हम करेंगे. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस. जैसा कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस इट इज अ फूड फॉर्मेशन प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट्स. एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में बताएं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बताएं, आपको हमेशा ग्रीन प्लांट्स बोलना है. बिकॉज प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो जब भी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे, सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and with the help of inorganic raw material which is present in the environment. एक चीज मैं यहां बताना चाहती हूं, फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट के थ्रू किया जाता है. और यहां पर प्लांट्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनका यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि फूड है, ग्लूकोज है. इसी तरीके से अगर हम देखें डीकम्पोजिशन आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और वो डीकम्पोजर्स के थ्रू डीकम्पोज होके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है और एनवायरमेंट में अगेन मिक्स हो जाता है. तो ये दो चीजें आपको याद करनी है, याद रखनी भी है कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करते हैं और ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं. एंड इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो डीकम्पोजर्स के थ्रू डीकम्पोज्ड होते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में टूटते हैं और वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं. So photosynthesis mainly it is a synthesis process by which food formation take place in green plants. इसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनाबॉलिक रिएक्शंस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा. केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े होंगे जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है सिंथेसिस रिएक्शन जिसमें सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं. और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट में टूटता है. इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी
इसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस चलती हैं, उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनके सम्मेशन को हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस जैसा कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एनाबॉलिक रिएक्शंस आप मान सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट से कॉम्प्लेक्स फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू एनर्जी, लिबरेशन और एक्सेप्शन 2 टाइप्स की होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडो मीन्स समथिंग इज कमिंग इनसाइड, एक्सो एग्जिट। तो आप इस तरीके से इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी काम में आ रही है तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर 2 रिएक्टेंट लिए हैं A प्लस B, क्लियर। अगर यहां एनर्जी काम में आ रही है और एनर्जी की हेल्प से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए इधर प्रोडक्ट। दूसरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि अगर आफ्टर अ रिएक्शन, इसका मतलब अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि A प्लस B 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट के साथ अगर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सो मींस आफ्टर अ रिएक्शन अगर एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन 2 टर्म्स आपकी ऐसी है जो आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पूछी जा सकती है। Respiration is a exothermic reaction. Photosynthesis is a endothermic reaction. Respiration is catabolic reaction. It means respiration में complex component simple में टूटते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम अभी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है और इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इस रिएक्शन में सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है और ग्लूकोज बनता है जो कि यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब हम रिएक्शन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के लिए एलिमेंट्स और फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मेन 4 थिंग्स या 4 एलिमेंट्स हम मान सकते हैं। फैक्टर दूसरी चीज है और हम अगर बोलते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल मींस जो कि यूज में आएंगे और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में फैक्टर्स हैं और रॉ मटेरियल भी है। तो यहां सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट लेते हैं, जैसे CO2, मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में और दिन के समय फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन करते हैं, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो बोल देते हैं नो, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन इज अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सो प्लांट कांट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन ऑल्सो। लेकिन दिन में हम ये कह सकते हैं कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो सनलाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की रेट कम होती है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से निकलती है वो इमीडिएट काम में आ जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में।
सो मेनली रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल इज वर्किंग इन विजिबल वेवलेंथ। ओके, सो क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल रिएक्ट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो कि मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 एंड एज अ को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस बनती है और कुछ अमाउंट में वाटर भी बनता है। जब भी आप देखें मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ग्लूकोज है एंड को प्रोडक्ट मीन्स मेन प्रोडक्ट के साथ में जो बनता है उसे को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो को प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है। केमिस्ट्री में आपने बैलेंसिंग कर रखा है, बैलेंसिंग और रिएक्शन, इसका मतलब है रिएक्शंस के पहले एलिमेंट्स, इसका मतलब रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ एटम्स जो कि रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है और नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है वो बराबर होने चाहिए। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग अ रिएक्शन। सो केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपको हमेशा बैलेंस करके लिखनी है। बायोलॉजी में भी जो रिएक्शन है वो भी आपको बैलेंस ही करके लिखनी है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ज़्यादा रिएक्शंस तो है नहीं। सो जो भी आप दो रिएक्शंस हैं मेनली, तो वो आप बैलेंस्ड करके ही लिखें। तो बैलेंसिंग आपको देखना है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि यहां पर रिएक्टेंट है। ओके, और अगर हम ये बोलें कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के फैक्टर्स और एलिमेंट्स क्या हैं, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स आर देयर। कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड सनलाइट एंड फोर्थ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर? रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसा कि रिएक्शन से ही पता चल रहा है। और अगर हम बात करें फैक्टर्स और सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो मेजरली 4 सब्सटेंस और 4 फैक्टर्स और एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और प्लांट इनको कैसे गेट करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं CO2 विच इज प्रेजेंट इन अ एयर, क्योंकि एयर गैसेस का मिक्सचर है। नेक्स्ट वाटर, सो वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स, क्योंकि आपको भी पता है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर होता है और रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट सनलाइट विच इज प्रेजेंट इन नेचर और एनवायरमेंट, और क्लोरोफिल जो कि लीफ में ही प्रेजेंट है। तो फैक्टर अगर बोला जाए तो 4 फैक्टर्स हैं, और अगर रॉ मटेरियल बोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल, एंड CO2 एंड वाटर दोनों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। सो फूड फॉर्मेशन प्रोसेस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि नेचर में प्रेजेंट है उनका यूज करके ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाया जाता है। सो मेनली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और 4 एलिमेंट्स हैं जिनका मेन काम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्प करना होता है, और वो रिएक्टेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। चलिए, इसके बाद में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के स्टेप्स, कैसे ये रिएक्शन होती है। सो मेजरली हम उन्हें स्टेप्स भी बोल सकते हैं और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी, इवेंट्स किस तरीके से ये 2 इवेंट्स होते हैं।
इसके बाद हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे कि कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल ऑर्गेनलीज हैं, प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनलीज हैं और प्लास्टिड्स आप 9th में पढ़ चुके हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। सो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो हम यहां पर ये बताएंगे कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भी एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी हम ऐसे ही फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही होती है। यहां पर लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और ग्लूकोज बनता है जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट इवेंट absorption of solar energy. So sunlight is important for photosynthesis और ये स्टेप्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट और क्लोरोफिल। जो सेकेंड इवेंट्स है उसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, बिकॉज जो सोलर एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में है, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर भी यहां पर इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, तो वाटर स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाता है। वही ऑक्सीजन एज अ को प्रोडक्ट निकलती है और हाइड्रोजन का यूज यहां कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में होता है। हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसे हम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो सेकेंड इवेंट्स में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या ब्रेकिंग ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड इवेंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसे हम रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स हैं और ये सीक्वेंस में ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनमें की क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो हम इसके बाद में अभी लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं फर्स्टली, और फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर आपने आउटर स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। 10th
बायोलॉजी का मतलब है यू मस्ट हैव नॉलेज फ्रॉम 6th to 9th क्लास बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या लीफ का स्ट्रक्चर आपने 6th क्लास में पढ़ा था। सो ये मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बना रही हूं। देखिए, इस पार्ट को पिटियोल बोला जाता है, ठीक है। यहां स्टार्टिंग ऑफ लीफ जो कि थोड़ा शार्प पार्ट है उसे बोला जाता है लीफ अपेक्स। दिस इज लीफ बेस। पेटियोल के बाद जहां से लीफ का ब्रॉड पोर्शन स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है लीफ बेस। ये स्ट्रक्चर आपने 6th क्लास में किया था, लीफ बेस। दिस इज लीफ मार्जिन, और जो ग्रीन कलर का ब्रॉड पोर्शन होता है लीफ के अंदर उसे लेमिना बोला जाता है। लेमिना और लीफ ब्लेड बोला जाता है। लीफ के अंदर एक मेन ब्रांच होती है जिसे मिडरिब बोला जाता है और उसी से दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें साइड वेन बोला जाता है या साइड ब्रांचेस भी कह सकते हैं। तो ये मिडरिब है, ये मेन ब्रांच होती है। आपने ये 6th में पढ़ा है वेनेशन, लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन यहां पर मेन ब्रांच, मेन वेन और साइड वेन्स का अरेंजमेंट होता है लेमिना पार्ट पर, और ये दो तरीके का होता है, पैरेलल एंड रेटिकुलेट ऑल्सो। सो मिडरिब और ये आपकी जो होती हैं ये साइड वेन्स होती हैं जो कि इनसे निकलती है। अब अगर हम वेनेशन को देखें तो वेनेशन मेनली आपके दो तरीके के लीफ के वेनेशन होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मिडरिब और साइड वेन्स। किस तरीके से वो लेमिना पोर्शन पर अरेंज होती हैं उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। तो लीफ वेनेशन यहां पर मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट पैरेलल, पैरेलल लीफ वेनेशन। पैरेलल आप टर्म मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि पैरेलल, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं कि पैरेलल का मतलब है कि अगर हम दो लाइंस को पैरेलल करें तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बना रहेगा और वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। इसी तरीके से अगर हम वेनेशन देखें, पैरेलल वेनेशन या तो मिडरिब के पैरेलल हो सकती हैं साइड वेन्स, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मिडरिब के पैरेलल भी साइड वेन्स हो सकती हैं, या वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। देखिए जैसे ये मिडरिब है और जो साइड वेन्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस टाइप के वेनेशन को भी हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। और रेटिकुलेट वेनेशन जो मैंने की बना रखा है, रेटिकुलेट वेनेशन में ब्रांच लाइक नेटवर्क के फॉर्म में मिडरिब से साइड वेन्स निकलती हैं। तो दो तरीके के मेनली वेनेशन होंगे, फर्स्ट इज पैरेलल वेनेशन, सेकेंड इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अब हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं और देखते हैं कहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीबीएसई बोर्ड में इसका डायग्राम गिवन था और आपसे लेबलिंग पूछी जा सकती है और आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। तो अब हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्टली एपिडर्मिस प्लांट की आउटर लेयर होती है
और एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोला जाता है। एक टीचर के लिए डायग्राम बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर दूं और डायग्राम वैसे ही बता दूं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूं ताकि आप ये भी देखें कि डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होता है और आप इजीली चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझ भी सकते हैं। आफ्टर एपिडर्मिस नीचे की तरफ टिश्यू होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू आप बोल सकते हो, जैसे जो कि मीजोफिल सेल्स का बना हुआ होता है। इसे हम मीजेनकाइमा टिश्यू भी बोल सकते हैं। टिश्यू सेल्स का बना होता है, तो मीजेनकाइमा टिश्यू है जो कि बना हुआ है मीजोफिल सेल्स का। और मीजोफिल सेल्स दो तरह की होती है, मैं आपको बनाकर ही समझाऊंगी। इसको आप डबल कर सकते हैं। ये आपकी पहली वाली जो सेल्स होंगी इस प्लांट में, लीफ में, वो ओवल शेप की होंगी जिन्हें हम पैलिसेड सेल्स बोलते हैं। इसके बाद में लोअर एपिडर्मिस एंड लोअर क्यूटिकल विल बी देयर। ठीक है, अब हम लेबलिंग करते हैं। ये है अपर एपिडर्मिस, ऊपर की एपिडर्मिस को आप एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है सबसे पहले, तो हम उसे लेबल कर देते हैं। ये है अपर क्यूटिकल। अपर क्यूटिकल के नीचे की तरफ मैं यहां लेबल कर देती हूं, ये है अपर एपिडर्मिस। इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनलीज है। आप पूरे में बनाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए एक या दो में बना दूंगी। और यही क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहलाता है। लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसे हम साइट ऑफ फूड फॉर्मेशन और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। सभी में ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि इन मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम लेबल करेंगे अपर क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस। ये जो सेल है ये होती है पैलिसेड सेल, और ये वाली जो सेल्स होती हैं ये होती हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और कलेक्टिवली हम दोनों पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मीजेनकाइमा सेल्स बोल सकते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस, लोअर क्यूटिकल, क्लियर? दिस इज स्टोमेटा और स्टोमा, यू कैन से स्टोमेटा the opening, you can say no problem, clear? So ये आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। ये डायग्राम बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में डायग्राम गिवन होता है और आपको लेबलिंग करनी होती है. सो मेनली पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज. तो हम यहां पर इन्हें क्लोरोप्लास्ट लेबल करेंगे. क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में. अब हम जरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर करेंगे जितना आपके 10th लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है. हम उसे जितना चाहें उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्लास के लेवल के हिसाब से भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यूज चैप्टर में, और सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा था जब हमने सेल्स में प्लास्टिड्स पढ़े थे. टिश्यूज में आपने पढ़ा था टाइप ऑफ पैरेन्काइमा के अंदर, और मेजरली सेल चैप्टर में भी आपने प्लास्टिड्स पढ़ा था, क्योंकि प्लास्टिड्स आर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सो प्लांट सेल इज autotrophic in nature. Green plants we are majorly saying. So क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रही हूं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है. Two membranes are there like mitochondria, like nucleus. So outer membrane and inner membrane. इसके बाद इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर पोर्शन एंड आउटर पोर्शन. सो आउटर मेम्ब्रेन पहले मैं लेबल ही कर देती हूं. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट में मेजरली मैं जैसा कि मैंने बताया कि 2 पार्ट्स होंगे. हम अंदर वाले पार्ट को ग्रेना बोल सकते हैं, GRANA, और बाहर वाले पार्ट को स्ट्रोमा. क्लियर? अब ग्रेना पार्ट में स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, वो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. उसी तरीके से ग्रेना पार्ट में स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें थाइलेकॉइड्स बोला जाता है, और थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली होता है. सो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे. स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं. अगर मैं चाहती तो आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकती थी और पिक्चर दिखा सकती थी, लेकिन एज अ बायो टीचर मुझे भी डायग्राम बना के ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि बच्चे इससे अच्छी तरह से समझते हैं, और जब टीचर खुद डायग्राम बनाएगा तभी वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकता है और उन्हें मोटिवेट कर सकता है डायग्राम बनाने के लिए. हम यहाँ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी लाइफ प्रोसेसेस जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डायग्राम्स बनाना बायोलॉजी के लिए भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द ग्रेना पोर्शन, और इसके अंदर ये मैट्रिक्स पोर्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, डीएनए, वी कैन से डीएनए, क्योंकि ये हमारा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज है. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब 50% लिबर्टी होती है, ये अपना फॉर्मेशन
प्रोटीन फॉर्मेशन जो हम कहते हैं खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए होता है और इनके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। बट ओवरऑल कंट्रोल तो न्यूक्लियस का ही रहता है सेल पर। इस तो हम वो लेबल नहीं करेंगे, मेजरली हमें जो बताना है वही लेबल करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये थाइलेकॉइड्स कहलाते हैं, और इन्हीं के अंदर, इन्हीं की मेम्ब्रेन्स में भी आप बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में जुड़ते हैं उसे लैमिला बोला जाता है। सो 10th लेवल में आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इतना बेसिक नॉलेज आपको 10th लेवल में होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज की यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम मेनली फोकस करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और थोड़ा सा मैं अलग से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे नंबर ले सके बोर्ड एग्जाम में। सो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर हमने यहाँ डिस्कस किया है। अब हम फोटोसिंथेसिस के एलिमेंट्स, जो कि मैंने 4 एलिमेंट्स बताए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लांट्स कैसे उन पर डिपेंड है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अब हम आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे मेजरली हम यहाँ पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसको शो करने वाले एक्सपेरिमेंट्स। सो मेजरली 3 एलिमेंट, फर्स्ट 4 एलिमेंट तो हैं, लेकिन हम मेजरली 3 एलिमेंट का, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, 3 एलिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर शो करेंगे। फर्स्ट लाइट, और सनलाइट यू कैन से, sunlight is important for photosynthesis. Second, carbon dioxide, CO2 is important for photosynthesis. And third is chlorophyll. Chlorophyll is important. इन तीनों के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट के कॉमन स्टेप्स सब में सेम है, चाहे हम सनलाइट की रिक्वायरमेंट को शो करें, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट को शो करें, या फिर क्लोरोफिल की। तो मेन मैं स्टेप्स आपको कॉमन स्टेप्स बता रही हूं सबसे पहले, जो कि हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में फॉलो करने वाले हैं। सो कॉमन स्टेप्स, और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टेप्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। कॉमन स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप होगा डी स्टार्च द प्लांट। सबसे पहला स्टेप डी स्टार्च, डी स्टार्च द प्लांट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें ये बताना है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। और हम इंपॉर्टेंट तभी दिखा सकते हैं जब प्लांट के अंदर फूड नहीं हो। अगर प्लांट के अंदर पहले से ही स्टार्च रहेगा, एक चीज मैं यहां आपको बता दूं, आयोडीन टेस्ट जो हम करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च का टेस्ट होता है, और प्लांट के अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज है, और प्लांट के पास में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है लेटर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। तो जो आयोडीन टेस्ट होता है वो स्टार्च का टेस्ट होता है। तो हम इन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को आयोडीन टेस्ट से, हम चाहे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चाहे वो सनलाइट के लिए कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या क्लोरोफिल के लिए, प्लांट का डी स्टार्च होना सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर है। तो सबसे पहले हम डी स्टार्च करेंगे। इसके लिए हम 3 डेज प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो प्लांट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि उससे सनलाइट नहीं मिल रही है, चाहे उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो प्लांट जो उसके अंदर रिजर्व स्टार्च है, रिजर्व फूड मटेरियल जो कि स्टार्च है, उसको यूटिलाइज करेगा, और 3 दिन बाद में प्लांट के पास कोई भी स्टार्च नहीं होगा, और हमारा प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी, उस समय ये सारे स्टेप्स मैं फास्ट में बताऊंगी। एक्सपेरिमेंट स्टेप, हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी सेटअप कर रहे हैं,
वो वाला इवेंट या स्टेप हमें सेकंड पॉइंट पे करना है। ठीक है, सबसे पहले उसे 3 दिन प्लांट को अंधेरे में रखना है, डिस्चार्ज द प्लांट। फिर हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर हमें करना है सेकंड पॉइंट में। आफ्टर दैट जिस प्लांट पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पूरे प्लांट को तो हम यूज में नहीं ले सकते, तो हमें उस प्लांट की एक लीफ को एक्सपेरिमेंट के लिए लेना है। तो हमें प्लग करनी पड़ेगी, लीफ तोड़नी पड़ेगी। तो और तोड़ने के बाद में उसके साथ में हमें कुछ प्रोसीजर करने हैं। सबसे पहले है उस लीफ को बॉईल करना है, बॉईल इन वाटर। अब हमें लीफ को बॉईल क्यों करना है वाटर में, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि बॉईल करने से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होगी वो परमिएबल हो जाएगी, लीफ सॉफ्ट हो जाएगी। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो वो इजीली पेनिट्रेट करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमें लीफ को पानी में बॉईल करना है। आफ्टर दैट बॉईल इन एल्कोहल। जैसे हमने लीफ को पानी में बॉईल किया है, हमें वैसे ही अल्कोहल में डायरेक्टली लीफ को बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल एक इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, वो इजीली फायर को कैच कर लेता है। इसलिए हम डायरेक्टली लीफ को अल्कोहल में गर्म नहीं कर सकते हैं, हमें वाटर बाथ प्रोवाइड करनी होगी। तो वाटर बाथ किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। बॉईल इन अल्कोहल के लिए हमें सबसे पहले, जैसे ये हमारा स्प्रिट लैंप है या एनी सोर्स, ओके, तो सबसे पहले हमें बड़ा बीकर लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम वाटर लेंगे। ये वाटर है और इसके अंदर हमें एक छोटा बीकर लेना पड़ेगा जिसके अंदर वो लीफ है और अल्कोहल है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो पानी की गर्मी से अल्कोहल भी गर्म होगा और वो बॉईल होगा। तो ये मेथड है वाटर बाथ। वी विल प्रोवाइड द वाटर बाथ। वी डोंट बॉईल अल्कोहल डायरेक्टली बिकॉज अल्कोहल इज इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। सो हमें वाटर बाथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले हमें एक बड़ा बीकर लेना होगा जिसके अंदर वाटर लेना है और छोटे बीकर में लीफ और अल्कोहल लेना है और इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि ये बड़ा जो छोटा बीकर है वो उसके अंदर डूबे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब पानी गर्म होगा और उसके बाद में अल्कोहल भी पानी के थ्रू गर्म हो जाएगा, तो इसे ही हम वाटर बाथ कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब हम अल्कोहल में लीफ को बॉईल कर लेंगे उसके बाद, और सबसे जरूरी पॉइंट कि हमें अल्कोहल में लीफ को बॉईल क्यों करना है, टू डीकलराइज द लीफ, उसके क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस अगर हम करेंगे ये टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में, और हम ये कह सकते हैं कि जब हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो क्लोरोफिल यहाँ पर बैरियर की तरह काम करेगा और टेस्ट प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमें टेस्ट करने से पहले लीफ को डीकलराइज करना है और उसका क्लोरोफिल हमें रिमूव करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जब हमने बॉईल कर लिया अल्कोहल में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वॉश इन वाटर। उस लीफ को हमें वाटर वॉश करना है या वाटर वॉश देना है। व्हाट इज दिस मीनिंग, कि वाटर में एक बार वॉश करना है ताकि कोई भी पार्टिकल्स क्लोरोफिल के अगर लीफ की सरफेस पर चिपके हुए हैं तो पानी के थ्रू वो बाहर निकल जाए। और इसके बाद लीफ तैयार है आयोडीन टेस्ट के लिए। फिर हमें उस लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड एनीथिंग वी विल प्रोवाइड आयोडीन टेस्ट। क्लियर? तो ये आपके कॉमन स्टेप हैं जो कि हम हर एक्सपेरिमेंट में फॉलो करेंगे। सेकेंड इज द एक्सपेरिमेंट स्टेप, कि हमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कैसे सेटअप करना है। अब हम पहला एक्सपेरिमेंट लेंगे, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक पॉटेड प्लांट मीन्स गमले में लगा हुआ पौधा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपको ये कॉमन स्टेप्स समझ में आ गए हैं तो एक्सपेरिमेंट बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे सनलाइट की रिक्वायरमेंट को शो करने वाला एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम एक पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं और
2 पॉटेड प्लांट भी ले सकते हैं। मैं केवल आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू ही बता देती हूं। सनलाइट की रिक्वायरमेंट को शो करना है। सबसे पहले आप एक सिंगल पॉटेड प्लांट या डबल, हम 2 तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने 2 पॉटेड प्लांट ले लिए। सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, दोनों को अंधेरे में रखना है, 3 डेज रखना है। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो रिजर्व स्टार्च है वो काम में ले ले एंड प्लांट डिस्टार्च हो जाए। तो सबसे पहले सपोज ये प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, इसी तरीके से हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं और दोनों को अंधेरे में रखना है 3 डेज के लिए। क्लियर? और उसके बाद हमें क्या करना है, 3 डेज के बाद में एक पॉटेड प्लांट को तो अंधेरे में ही रहने देना है और दूसरे पॉटेड प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देना है 4-5 घंटे के लिए। तो 4-5 आवर्स में क्या होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। और उसके बाद हमें 4-5 आवर्स के बाद में हमें क्या करना है, जो प्लांट डार्क रूम में रखा है और जो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, उन दोनों प्लांट की लीफ को प्लग करना है, तोड़ना है और सारे स्टेप्स करने हैं। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट के लिए हमारा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टेप था, वो अगर आप 2 पॉटेड प्लांट से कर रहे हैं तो ये आपका ये वाला स्टेप होगा। फिर वही सेम प्रोसीजर है कि पहले आपको वाटर में बॉईल करना है, लीफ ए एंड बी आप डाल देंगे कि कौन सी प्लांट की लीफ जो कि सनलाइट में रखा गया प्लांट था या फिर डार्क रूम में। फिर हमें अल्कोहल में वॉश करना है, बॉईल करना है, फिर वाटर वॉश देना है। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब आप 2 पॉटेड प्लांट लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे, सपोज करिए ये प्लांट ए है जो डार्क रूम में ही रखा गया है और सेकंड प्लांट मैं यहां बना देती हूं एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स सेम होंगे, बस एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर ही चेंज होगा। किसी भी तरीके से प्लांट ले सकते हैं। यहां मैंने थोड़ा 3 लीव्स और वैसे प्लांट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला जो प्लांट है बी प्लांट, ये सनलाइट में रखा गया है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 प्लांट हैं, तो बच्चे को केवल ये समझना है कि एक अगर प्लांट डार्क रूम में रखा गया है तो इसका मतलब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी और सनलाइट नहीं मिलने से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी को ही एब्सॉर्ब करता है और सोलर एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है? तो लीफ को प्लग करके सेम स्टेप्स आप करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डार्क रूम में लीफ रखी गई थी, ये इस अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन यहां पर डालेंगे तो इस लीफ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये लीफ ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होगी, जबकि ये वाला प्लांट बी जिसको सनलाइट में रखा गया था, इसकी लीफ के साथ जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये लीफ ब्लू ब्लैक कलर की होगी। अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा और यही स्टार्च टेस्ट की पहचान है। तो हम 2 पॉटेड प्लांट से भी फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम एक सिंगल पॉटेड प्लांट ले रहे हैं तो सेम स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्टेप्स समझने की जरूरत है। आप इसे बिना रटे खुद ही स्टेप्स को क्लियरली समझ के लिख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने अगर एक ही पॉटेड प्लांट लिया है तो उसे पहले मैं 3 डेज तक सनलाइट की एब्सेंस में रखूंगी, इसका मतलब उसे डार्क रूम में रखूंगी। तो अगर मैं एक ही पॉटेड प्लांट के साथ ये एक्सपेरिमेंट करती हूं तो ये एक पॉटेड प्लांट है, इसको मैंने पहले 3 डेज डार्क रूम में रखा है।
ठीक है। उसके बाद में मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में लाके सेकेंड जो स्टेप है एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर, तो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर में मैं क्या करूंगी, इस प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस में जाके रख दूंगी। लेकिन एक सेटअप मुझे करना होगा, वो क्या कि प्लांट में जो एक लीफ है उसके हाफ पोर्शन को, सपोज कीजिए जैसे ये एक प्लांट की लीफ है, ठीक है, तो इसके मिडिल वाले पोर्शन को, इधर से लेकर इधर तक के पोर्शन को मैं ब्लैक पेपर से कवर कर दूंगी। क्लियर? तो ब्लैक पेपर जो होता है वो लाइट रेजिस्टेंट होता है, वी कैन से इट एब्सॉर्ब द लाइट, वो लाइट को पास नहीं होने देगा। ब्लैक पेपर से लाइट प्लांट की लीफ में पास नहीं हो सकती है, तो वो लाइट को एब्सॉर्बर है, लाइट को रोकेगा वो अंदर जाने से। तो हम ये समझ सकते हैं, इसके लिए हम फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं जो कि लीफ के अंदर लाइट को नहीं जाने दे। तो सपोज अगर ये लीफ है तो इसके मिडिल पोर्शन में मैंने कवर कर दिया है फॉइल पेपर से या फिर ब्लैक पेपर से, और इस सेटअप यहां पर ब्लैक पेपर या फॉइल पेपर लगा दिया है और इस सेटअप को 4-5 आवर्स के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया है। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर आप समझ जाएं तो बहुत सिंपल है इसको करना और एग्जाम में लिखना। तो 4-5 आवर्स के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद में 4-5 आवर्स के बाद में प्लक द लीफ, इसी लीफ को प्लक करना है, तोड़ना है और सारे स्टेप्स करने, रिमूव दिस ब्लैक पेपर। ठीक है, जैसे सपोज ये वाली लीफ है, ये वाली लीफ है और ये मैंने प्लग कर दी है। उसके बाद में ब्लैक पेपर या फिर जो आपने फॉइल पेपर है उसको रिमूव करना है। सपोज ये वाला पोर्शन था जो ब्लैक पेपर से कवर्ड था, फिर हमें वाटर में बॉईल करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है, वाटर वॉश देना है, और उसके बाद में जब आयोडीन टेस्ट मैं यहाँ पर करूंगी तो ये जो बीच का पोर्शन है इस लीफ का, जहां पर सनलाइट नहीं मिली क्योंकि वो पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर था, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ। ठीक है, और दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। हम कैसे कह सकते हैं कि आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है या फोटोसिंथेसिस हुआ है? अगर स्टार्च होगा तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी एक्सपेरिमेंट दो तरीके से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट भी हम दो तरीके से करेंगे, एक सिंगल पॉटेड प्लांट वाला और दूसरा 2 पॉटेड प्लांट वाला। तो CO2 रिक्वायरमेंट को ये शो करेगा एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैं आपको सिंगल पॉटेड प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि एक ही गमले वाले पौधे से हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, हमें एक ही पॉटेड प्लांट लेना है, 3 डेज तक उसको डार्क में रखना है ताकि प्लांट आपका डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद उसको सेकेंड स्टेप जो कि एक्सपेरिमेंट स्टेप है, सनलाइट की प्रेजेंस में उस प्लांट को लाके रख देना है। और उसके बाद इस तरीके से आपको सेटअप करना है कि प्लांट की लीफ को कवर करना है। जैसे ये मैं और प्लांट्स की लीव्स को बना लेती हूं। यहां मेजरली पर्पस आपके एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट को शो करना है। हम यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमें सेटअप इस तरीके से करना है क्योंकि जो CO2 प्रेजेंट है वो CO2 एब्जॉर्ब हो जाए या फिर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले, तभी तो हम शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट को मिल रही है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे शो करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। पहले दिन हम प्लांट को पहले 3 डेज के लिए उसे डार्क में रखेंगे ताकि प्लांट के अंदर जो स्टार्च होगा वो उसे यूटिलाइज कर देगा।
और उसके बाद में हम उसी पॉटेड प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस में 4-5 आवर्स तक रखेंगे और एक ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें लीफ का हाफ पोर्शन, जैसे ये जो लीफ है इसका हाफ पोर्शन ऐसी बॉटल में हम कवर करेंगे जिसके अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस रखा गया है। KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सिंगल पॉटेड प्लांट से हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस सेटअप को 4-5 आवर्स तक आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखिए। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, प्लग द लीफ, इसे यहां से रिमूव कीजिए और इस लीफ को प्लग कीजिए, तोड़िए और सारे स्टेप्स कीजिए। और जब लास्ट में आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे, इसी लीफ के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इतना पोर्शन लीफ का जो कि बाहर की तरफ था, बॉटल के अंदर नहीं था, वहां पर पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट आएगा। इसका मतलब यहां पर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। लेकिन जो पार्ट लीफ का बॉटल के अंदर था, जहां पर KOH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्सॉर्ब कर ली थी। तो प्लांट को बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, सो सारी सनलाइट इज इंपॉर्टेंट है तो सनलाइट भी उसे मिल रही है, वाटर भी उसे मिल रहा है, वो हम ये कह रहे हैं क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, वेरीगेटेड लीफ नहीं है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि प्लांट के लीफ के इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली है। सो ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगी। तो ये हम एक सिंगल पॉटेड प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं। अब हम 2 पॉटेड प्लांट से बताएंगे जो कि आपका NCERT में भी गिवन है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें हमें वही करना है, 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। फर्स्टली दोनों को 3 डेज के लिए अंधेरे कमरे में रखना है ताकि प्लांट डिस्टार्च हो जाए। फिर हमें ये सेटअप करना है कि दोनों प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस में लाके रखना है और सेटअप करना है हमें। तो मैं आपको प्लांट बना के बता रही हूं। जैसे कि ये एक प्लांट की लीफ है, क्लियर। ये अगर हम दूसरा पॉटेड प्लांट लेते हैं, क्योंकि कई बार आपका एक्सपेरिमेंट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को ये शो कर रहा है। अब हमें सेटअप क्या करना है कि हमें इन दोनों प्लांट को, इसे मैं प्लांट A नाम देती हूँ, इसे मैं प्लांट B नाम देती हूँ, दोनों ही प्लांट को कांच के बेल जार से कवर करना है और यहाँ बेस पर वैसलीन लगा देनी है ताकि एयर टाइट हो जाए, वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ना अंदर की एयर बाहर जा सके ना बाहर की एयर अंदर आ सके। लेकिन इस सेटअप से पहले, इस B सेटअप में हमें एक बाउल रखना है और उसके अंदर KOH रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। ठीक है, अब दोनों ही पॉटेड प्लांट को कांच के बेल जार से कवर कर देना है और इसे वैसलीन से कवर कर देना है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो जाए। क्लियर। अब इस सेटअप को 6-7 आवर्स के लिए आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए, दोनों प्लांट को रख दीजिए और 6-7 आवर्स बाद आपको बेल जार को रिमूव करना है और प्लांट A की लीफ को प्लग करना है और प्लांट B की लीफ को भी प्लग करना है और वही सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। वाटर वॉश, वाटर में बॉईल फर्स्टली, फिर अल्कोहल में बॉईल, फिर वाटर वॉश। फिर आप देखेंगे कि जो A प्लांट की लीफ है, जैसे मैंने यहाँ पर A प्लांट की लीफ बना रही हूँ, तो ये जो होगी वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगी। आयोडीन टेस्ट, इसका मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही इस लीफ में ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड प्रेजेंट है, क्योंकि हमने वैसलीन लगा दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। लेकिन बेल जार के अंदर जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो इसको सारी सब्सटेंसेस, सारी सिचुएशंस सिमिलर मिल रही हैं।
इस प्लांट में भी सारी सिचुएशन सिमिलर है, सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है और वाटर भी है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। तो इस ए पार्ट में और ए पॉटेड प्लांट पे हम कहेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उससे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सेटअप बी को देखें तो यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अवेलेबल इन द बेल जार। क्लियर? सो अंदर जो CO2 होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब अंदर CO2 नहीं है, चाहे प्लांट को सनलाइट मिल रही हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव होगा। अब हम लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि शो करेगा क्लोरोफिल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम जो लीफ लेंगे वो इवनली ग्रीन लीफ नहीं होगी। आपने लीफ को देखा है, कई लीव्स तो बिल्कुल ग्रीन होती हैं, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन कुछ लीव्स जैसे मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स की लीफ है, क्रोटोन है, मनी प्लांट है, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो लीफ पूरी ग्रीन नहीं होगी। मैं भी आपको एक लीफ का एग्जाम्पल दिखाती हूं। सिंपल लीफ जो मैं आपको बता रही हूं, देखिए जैसे ये एक प्लांट की लीफ है, ऐसी लीफ जो कि बिल्कुल ग्रीन नहीं है, बीच में ब्राउन पैचेस हैं, साइड में लिटिल बिट येलो भी है ये लीफ और ग्रीन कलर की भी है। तो इस तरह की लीफ जो कि पूरी ग्रीन नहीं है, तो क्लोरोफिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिफरेंट कलर के पैचेस प्रेजेंट है, ऐसी लीफ को वेरीगेटेड लीफ और चितकबरी लीफ बोला जाता है। तो इसी लीफ के साथ हम अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसमें जो हम लीफ लेंगे दैट इज वेरीगेटेड लीफ, और वी कैन टेक अ प्लांट विच कंटेन वेरीगेटेड लीफ ऑफ डिफरेंट कलर पैचेस लीफ। सेम एक्सपेरिमेंट के स्टेप है। सबसे पहले हम इस प्लांट को, जैसे ये एक प्लांट है जिसकी लीफ वेरीगेटेड है, क्लियर? तो इस प्लांट को हमें 3 डेज तक पहले डार्क में रखना है टू डिस्टार्च द प्लांट, फिर कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टेप क्या है? सिर्फ इसी प्लांट को उठा के हमें सनलाइट की प्रेजेंस में रख देना है और 5-6 आवर्स के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देना है, और उसके बाद में लीफ को प्लग करना है, सारे प्रोसीजर करने हैं। लीफ को पहले वाटर में बॉईल करना है, फिर अल्कोहल में बॉईल करना है, फिर उसके बाद वाटर से वॉश करना है, और फिर हम जब आयोडीन टेस्ट करेंगे, सपोज ये मेरी इस प्लांट की लीफ है, ठीक है, और इसमें यहां बीच के पोर्शन में आप ऐसे समझ लीजिए डिफरेंट कलर के पैच प्रेजेंट है। इसको मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर देती हूं। सपोज कीजिए ये डिफरेंट कलर का पैच है, क्लियर, एंड ये ग्रीन कलर है, ये डिफरेंट कलर है और ये ग्रीन कलर है। दिस इज ग्रीन कलर, ताकि आप इजीली समझ जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को, और ये येलो कलर। ओके, सो जब मैं आयोडीन टेस्ट करूंगी तो व्हाट इज द रिजल्ट कि ये जो येलो कलर है, बीच में जो येलो कलर का पैच है, यहां पर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आयोडीन टेस्ट आएगा, क्योंकि यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सो लीफ के इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ है तो स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो ये वाला बीच का पोर्शन येलो कलर के कारण नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देगा, और जबकि जो ये पोर्शन है और ये बाहर वाला पोर्शन है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस
की रिएक्शन, उसके इवेंट्स और फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और इसके आगे हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।